कुलभूषण जाधव से डिप्टी हाई कमिश्नर आलूवालिया इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की थी, जिस पर गौर करने के बाद हिंदुस्तान ने हामी भर दी। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है। पिछली बार अगस्त के महीने में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती रसाई देने की पेशकश की गई थी। नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में इस वक्त में भारतीय राजनयिक गौरव हैं और मौजूद हैं और वो लगातार कुलभूषण जाधव से बातचीत कर रहे हैं। 12:30 बजे का वक्त 12:30 वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था बाकायदा उसके मुलाकात के लिए, और 2 घंटे का वक्त दिया गया है जिसमें कि वो कुलभूषण से बातचीत कर सकते हैं और वो तमाम कानूनी पेशियां और कानूनी मसलों पर बाकायदा बातचीत होगी। जिस तरह से कुलभूषण की गिरफ्तारी हुई, किस जगह से गिरफ्तारी हुई, कैसे किस तरह से गिरफ्तारी हुई, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो उन तमाम मसलों पर काफी विस्तार से कुलभूषण जाधव के साथ गौरव बातचीत करेंगे। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है बाकायदा वो भारत को भेजा जाएगा, जिसमें कि उसके आगे की जो कानूनी पेशियां हैं, कानूनी मामलों में किस तरह से उसको मदद किया जा सकता है, उस मामलों की चर्चा होगी। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान जो है लगातार जिस तरह से कुछ नए पेच फंसाने की कोशिश कर रहा था और नई शर्तों को डालने की कोशिश कर रहा था, और वो चाहता था कि इस मामले में जिस वक्त में कुलभूषण और भारतीय राजनयिक आपस में बातचीत करेंगे उस वक्त में उसके सामने में बाकायदा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी मौजूद होंगे, लेकिन उसका भारत ने काफी विरोध किया था और कहा था कि उस वक्त में वहां पर किसी को भी सामने खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अपने केस से संबंधित, अपने मसले से संबंधित जो बातचीत है, जो कानूनी पेशियां हैं, उस मामलों पर बातचीत होगी। तो उस मामलों पर कुछ भी विस्तार से चर्चा दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ये उसका एक मौलिक अधिकार भी है। हालांकि जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है और लगातार नई पेच जो है फंसाता रहा है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे देखने को मिला था कि पाकिस्तान अचानक एक नई शर्त को बीच में डाल करके जिस तरह से एक परेशानी का सबब जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत उस मामले पर तैयार नहीं हुआ। हालांकि और उसके बाद भारतीय राजनयिक पिछले आधे घंटे से लगातार गौरव से बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को समझने के बाद उसके बाद आगे की कानूनी मदद किस तरह से होनी है, किस तरह से उसको फायदा पहुंचाना है और जिससे कि कुलभूषण की जल्द से जल्द रिहाई हो सके, इन मामलों पर आगे की विस्तार से चर्चाएं होंगी। जी शंकर, अगर बात करें कुलभूषण के अहल खाना, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुलाकात से उनको क्या कुछ राहत मिल सकती है? क्या उनके केस में इस मुलाकात से कुछ फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, कुलभूषण के साथ में कुलभूषण जाधव के साथ में जब भारतीय राजनयिक की जब आपस में बातचीत होगी तो तमाम जो कानूनी प्रक्रियाओं को समझा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का आरोप लगता रहा है कि वो एक भारतीय जासूस है और भारत और पाकिस्तान के अंदर में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। लेकिन कुलभूषण जाधव से जब भारतीय राजनयिक बातचीत करेंगे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछताछ करेंगे, किस देश से पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया, उस वक्त में क्या वहाँ पे एविडेंस हो सकता है, किस तरह से वहाँ पे तमाम जो सबूतों को इकट्ठा किया जा सकता है, किस तरह से इस मामले को वहाँ पर कोर्ट में आगे पेश किया जा सकता है और अपने कानूनी राय के लिए बाकायदा किस तरह से उनको जवाब देना है। तो उन तमाम मामलों पर कुलभूषण को एक सलाह दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा और इसके साथ ही उनसे भी विस्तार तौर से इस मामले की जानकारी ली जाएगी, जिससे कि ये मामला एक अच्छे तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट में भी रख सके और पाकिस्तान के खिलाफ एक जो ठोस कार्रवाई जो है वो किया जा सके। जी शंकर, क्योंकि इस मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये रिपोर्ट भेजी जाएगी पाकिस्तान की जानिब से भी काउंटर में कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी? किस तरह से इस केस में जो है इस रिपोर्ट से कुछ फर्क आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो शुरुआत से ही इस मामले में एक अलग ही खेल करता रहा है। खेल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान देखिए कुलभूषण को गिरफ्तार करता है जासूसी के आरोप लगा करके, लेकिन जहां तक कि पाकिस्तान का जो कुलभूषण के परिजन का कहना है कि उनको किसी दूसरे कंट्री से बाकायदा वहां पे लाया गया और ला करके पाकिस्तान के अंदर में गिरफ्तारी दिखाया गया और इसके साथ ही
इस मामले में कई तरह से जो आरोप लगाए गए जो जी। उस वक्त में बेबुनियाद आरोप थे, और जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगे तो उस मामले पे कुलभूषण से जब आज मुलाकात होगी तो उस मामले पर तमाम मामलों को समझा जाएगा कि किस तरह से बाकायदा आरोप उनके खिलाफ क्रिएट किया गया है। इसके जी। साथ ही उसी मामलों को आधार बनाते हुए आगे की जो उसका मदद है वो किया जा सकता है। हालांकि उनके परिजनों से लगातार जो भारतीय राजनयिक जो है वो जुड़े रहे, और किस तरह से बाकायदा इस मामले पर पाकिस्तान को एक ठोस और करारा जवाब दिया जा सकता है वो देखा जाएगा। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो साल 1.5 साल के अंदर ही कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर में एक कानूनी कार्रवाई की जाती है, और बिना कोई इसका वकील न, जबकि ना कोई वकील मुहैया कराया जाता है, ना कानूनी मदद मुहैया कराई जाती है, और उनको कुलभूषण के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया जाता है, और वो है मौत का फरमान का फैसला उसको सुना दिया जाता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचता है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से बाकायदा भारत को और कुलभूषण को काफी राहत मिलती है, और पाकिस्तान को बाकायदा निर्देश दिया जाता है कि इस मामले पर कुलभूषण जाधव को एक कानूनी सलाह जो है, कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, जिससे कि उसको अपना पक्ष मजबूती से रखने का एक हक मिले, और ये उसका हक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान भारत की जो भारत को मदद करने के लिए तैयार होता है, और कुलभूषण को बाकायदा एक वकील मुहैया कराने के पहले बाकायदा जो राजनयिक बिल्कुल शंकर, काफी अहम ये मुलाकात है, और देखना ये है कि इस मुलाकात के बाद जो रिपोर्ट आएगी किस तरह से इस केस को वो फिर आगे बढ़ाएगी। बेहद शुक्रिया शंकर आपका। नाजरीन, वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि कश्मीर के हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से इस मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का राब्ता रोकने के लिए इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान में सिख लड़की की शादी और मजहब तब्दीली के मामले में आज दिल्ली में सिख एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी 3 मूर्ति मार्ग से पाकिस्तानी सफारतखाने तक जा रहे हैं। सिखों का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतजामिया किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम है। इन लोगों का कहना है कि मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर इस मामले को उठाएंगे और पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा न हो। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में सिख लड़की से शादी और मजहब तब्दीली करने का मामले में सामने आया था। हालांकि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मजहब कबूल कर शादी कर रही है। किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती ये फोर्स करना कि आप मुस्लिम बने या मुस्लिम को कहना हिंदू बने, और आप ये जो कर रहे हैं कि वो एक नाबालिग बच्ची के साथ आपने उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया है मुस्लिम में और उसको कहा गया कि शादी करो, तो ये मुझे लगता है ये तो एक ना ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। इमरान खान जो आज के प्रेसिडेंट हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर उस पीएम को नहीं बात ये हमारी समझ आएगी तो हम प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करेंगे, पर हम उनको ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप इस बात को समझिए। अगर ऐसे करेंगे तो आने वाले समय में सिविल वॉर्स होएंगी, काम खराब होगा हर जगह। देखो जी, ये एक इंसानियत दा कहान आ। ये कोई सिख ਜਾਂ कुछ भी मुसलमान ਜਾਂ कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ऐसा जी वेखो ये ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਵੇ ਹੁਸਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਚੁਭੀ ਅਮਨ ਦੀ ਆਇਓ ਵੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਨਖੇਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮਾਂਦਰੀ ਪਾਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया,
और उसका निकाह करवाया गया। ये पाकिस्तान ਨੂੰ बहुत महंगा पएगा। देखो ये गल है कि सिख जगजीत कौर है, अगर असी कहने अगर वो लड़की अपनी मर्जी नाल गई है तो उस लड़की दे कोलों बयान दो जन पेरेंट्स के नाल बैठ के लड़की नू क्यों नहीं बुलाया जा रहा पेरेंट्स के नाल, और इमरान खान नू ऐसे उत्ते गल करनी चाहिए। विशाल डडलानी और तहसीन पूनेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल हरियाणा असेंबली के दौरान गोल्डन जुबली प्रोग्राम जैन गुरु के जरिए दिए गए बयान पर इन दोनों ने मुबैना तबसरा किया था, जिसके बाद हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पर जुर्माना आयद किया था। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे पेश कर रहे हैं। संगीत निदेशक और गायक विशाल डडलानी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस आदेश में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का तो आदेश दे दिया था, लेकिन उनके खिलाफ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि विशाल डडलानी और पूनावाला ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल पूरा जो मामला है वो हरियाणा विधानसभा के दौरान गोल्डन जुबली प्रोग्राम में जैन गुरु के द्वारा दिए गए बयान पर इन दोनों लोगों ने कथित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। लेकिन इन दोनों लोगों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था और यह कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें एफआईआर के मामले में तो राहत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन दोनों लोगों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और उसी फैसले को इन दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गरवी गुजरात भवन का आज पीएम मोदी इफ्तिताह करेंगे। न्यू दिल्ली के अकबर रोड पर गरवी गुजरात भवन की तामीर हुई है। हमारी नुमाइंदा रचना ने गरवी गुजरात भवन की पूरी तरह तफसीलात पेश कर रही हैं। दिल्ली की अकबर रोड अब तक कांग्रेस मुख्यालय और वीआईपी निवास के लिए ही पहचानी जाती थी, लेकिन अब से ये अकबर रोड गरवी गुजरात भवन के लिए भी पहचानी जाएगी। जी हां, इस वक्त मैं गरवी गुजरात भवन के बाहर खड़ी हुई हूं, जिसका उद्घाटन आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही गरवी गुजरात भवन है जिसका उद्घाटन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस उद्घाटन के दौरान पर यहाँ पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल के समेत जो भी उनके मंत्री हैं वो इसके साथ तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आपको जो ये गुजरात भवन की नई इमारत देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि ये 7000 स्क्वायर मीटर के दायरे में ये पूरी इमारत बनी हुई है। इसके साथ ही आप जो पत्थर देख रहे हैं ये आगरा और धौलपुर के पत्थरों से इस पूरे इमारत का निर्माण किया गया है। एनबीसीसी ने इस इमारत को बनाया है और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें जो गुजरात की पारंपरिक चीजें हैं उसके साथ साथ आधुनिक तरीकों को मिलाकर ये पूरी इमारत को बनाया गया है। इसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो ग्रीनरी है यानी कि हरियाली, पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं, तो गुजरात भवन के बाहर हरियाली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आलीशान अंदर कमरे बनाए गए हैं और जो हॉल्स हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके लिए तमाम तरीके के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं। अति आधुनिक तरीके से ये जो पूरी गुजरात भवन की इमारत है इसको बनाया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पर अंदर गुजरात भवन की जो कैंटीन होगी उसमें तमाम गुजरात के जो व्यंजन है उसका स्वाद भी आप ले सकेंगे, चाहे वो ढोकला हो या फिर खांडवी हो या थेपला फाफड़ा हो। इस लजीज व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ पर मिलेगा। पूरा जो गुजरात भवन है वो पूरे आधुनिक तरीके से बनाया गया है। तमाम चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और आपको ये बता दें कि 21 महीने में इस गुजरात भवन की इमारत का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 131 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे। आवंटित की हुई राशि से कम राशि में इसका निर्माण हुआ है। एनबीसीसी ने इसका निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। खासियत हमने आपको बताई कि यहाँ पर करीबन 97 कमरे हैं। इसके साथ ही जो वीआईपी लाउंज है, पब्लिक के लिए जो मीटिंग्स होती हैं वो लाउंजेस हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के हॉल्स हैं
धौलपुर और आगरा के पत्थर से इसको बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके का पूरा ध्यान रखा गया और इसके साथ ही जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मिसाल बनेगा ये नया गरवी गुजरात भवन, जिसका उद्घाटन आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली की अकबर रोड की अब पहचान बनने जा रहा है गुजरात भवन। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड के हाजियों की आज वापसी हो रही है। हाजियों का पहला काफिला अब से कुछ देर में ही रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और उनके इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की गई है। हाजियों के रिश्तेदारों के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी एयरपोर्ट पर हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नौशाद, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हाजियों का पहला काफिला आज वापस आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई है? जी मुलज़्ज़ा, ये बेहद खुशी की बात है कि पहला काफिला अब से कुछ ही चंद लम्हा पहले जो है रनवे पे पहुंचा है। अभी हाजी जो है उस जहाज से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन वो खुसूसी जो इंतजामात की बात करें तो यहाँ एयरपोर्ट पे जिस तरह से हाजी की रवानगी के लिए जो बनाया गया था, आज़मीन हज की रवानगी के लिए बनाया गया था, उसी तरह से उनके इस्तकबाल के लिए भी जो है उसी तरह से जो रांची एयरपोर्ट का जो हज टर्मिनल है वहाँ पे खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बारिश के को देखते हुए भी जो है वो खुसूसी जो है पंडाल बनाए गए हैं। उसमें वाटर प्रूफ जो है पंडाल है। किस तरह जो रिश्तेदार वगैरह जो अजीज जो अकारीब है काफी तादाद में यहाँ पे मेले की तरह जो है मन देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है इत्मीनान बख्श जो है वहाँ पे तैयारी की गई है। तमाम जो है सहूलियात का उन्होंने ख्याल रखा गया है। पार्किंग की जो है इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे हज कमेटी, रियासती हज कमेटी की जो अरकान है वो चेयरमैन से लेकर दीगर जो अरकान हैं, मेम्बरान हैं, वो जो है मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए। और वहाँ पे CEO भी जो है बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज पहला काफिला है जो हाजी बाहर निकलने वाले हैं अब थोड़ी देर में। और वो उनके वो देखने को मिले, उनके तासुरात देखने को मिलेगी तो वो किस तरह से वहाँ के इंतजाम किए थे और किस तरह से वो खुशी का इजहार करते हैं। दूसरा जो काफिला है मुलज़्ज़ा, ये 2:30 बजे के करीब जो है काफिला जो है पहुंचेगा और 160 हाजियों पर मुश्तमिल ये 2 काफिला आज यहाँ पहुंच रहा है। कुल मिलाकर ये जो है कुल जो है वो हाजियों की जो आमद का जो सिलसिला है मुलज़्ज़ा वो 5 सितंबर तक यहाँ पे जारी रहेगा। और आपको बता दें कि जो रांची एयरपोर्ट से जो आदमी यहाँ से रवाना हुए थे जद्दा के लिए, वो टोटल जो है 1400 के करीब 1400 से कुछ जायद आदमी यहाँ से रवाना हुए थे और उसी तरह से वो वापस आ रहे हैं मदीना से। और 600 से जायद जो है आदमी जो झारखंड के थे वो कोलकाता इमार्केशन रवाना हुए थे। तो उनके हाजियों की भी जो वहाँ से जो गए थे कोलकाता से, वो भी जो है हफ्ते के बाद वो वहाँ से उनकी आमद का सिलसिला शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बख्श तैयारियां हैं और हाजियों के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है और बेसब्री से लोग आदि यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नौशाद, और जिम्मेदारान भी जो है हाजियों के इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुंचे हैं। कौन कौन से जो है जिम्मेदारान है और नामी चेहरे हैं जो वहाँ पर पहुंचे हैं हाजियों के इस्तकबाल के लिए? जी मतलब देखिए, यहाँ पे एक रिवायत है, जब से झारखंड बना है तब से यहाँ पे जो आदमी यहाँ से रवाना होते थे रांची रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ भी जो है हज कमेटी के अलावा जो अरकान है वो पेश रहते थे। उसके अलावा यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रजाकाराना तौर पे जो है लोग यहाँ पे नौजवान जो है तैनात रहते हैं और वो हमेशा इस खिदमत का जो है कर करके आदमी हज की और हाजियों की खिदमत करके जो है फख्र महसूस करते हैं और दुआएं करते हैं कि या अल्लाह मुझे भी जो है वो सादत नसीब करें। तो इसी तरीके से आज भी वो मंजर देखने को मिल रहा है कि हज कमेटी की जो अरकान है और CEO है वो तमाम लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं। उसके अलावा रजाकाराना तरीके से यहाँ पे तौर पे जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे नौजवान मौजूद है, उनके खिदमत अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे CISF के जवान है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है लोग हैं, उसके अलावा जो है जो पुलिस एहलकार है वो लोग यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम तर जो है सोचते हैं इत्मीनान बख्श है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बेहद खुशी का मकाम है। मुनज़्ज़म बिल्कुल नौशाद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ाया MiG-21 तैयारा। फजाइये के सरबराह के साथ उड़ाया गया MiG-21 तैयारा। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया था।
पठानकोट एयरबेस से उड़ाया गया MiG-21 तैयारा। नाज़रीन, इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने 21 तैयारा उड़ाया है। MiG-21 तैयारा गिराया गया है। फजाई के सरबराह के साथ उड़ाया गया MiG-21 तैयारा। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया था। पठानकोट एयरबेस से ये MiG-21 तैयारा उड़ाया गया। इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको नाजरीन बता रहे हैं। फजाई के सरबराह के साथ MiG-21 तैयारा उड़ाया गया है। आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने ये MiG-21 तैयारा उड़ाया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया था। पठानकोट एयरबेस से ये MiG-21 तैयारा उड़ाया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। फजाई के सरबराह के साथ विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारा उड़ाया है। इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया था। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि MiG-21 तैयारा और उड़ान भरने के लिए तैयार है। तैयारे में विंग कमांडर अभिनंदन है, जो कि अब से कुछ देर में ही इस तैयारे को उड़ाएंगे। पठानकोट एयरबेस से ये MiG-21 तैयारा उड़ाया जाएगा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। MiG-21 तैयारे में विंग कमांडर अभिनंदन है, जो इस तैयारे को उड़ाएंगे। नाज़रीन, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं MiG-21 तैयारे की, जो कि इस वक्त पठानकोट एयरबेस में है। अब से कुछ देर में ही विंग कमांडर अभिनंदन इस MiG-21 तैयारे को उड़ाने जा रहे हैं। फजाई के सरबराह के साथ विंग कमांडर MiG-21 तैयारे को उड़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि विंग कमांडर अभिनंदन अब से कुछ देर में ही जो है MiG-21 तैयारा उड़ाने जा रहे हैं। क्या कुछ तफसीलात आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि काफी चर्चा में आए थे जिस वक्त बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन, जब पाकिस्तान ने इंडियन टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की, और उस वक्त अभिनंदन ही थे जिन्होंने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी जहाज मार उड़ान बढ़ ली है। विंग कमांडर ने MiG-21 तैयारे की उड़ान बढ़ ली। विंग कमांडर अभिनंदन ने, टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे की उड़ान भर ली है। पठानकोट एयरबेस से MiG-21 तैयारे की उड़ान भर ली गई। विंग कमांडर अभिनंदन ने ये उड़ान भरी है। जी शैलेंद्र, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन जब पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन ने ही इसी MiG-21 से उनका पीछा किया था, और उसके बाद एक F-16 को मार भी गिराया था, पाकिस्तानी F-16 को। लेकिन इसके चलते उनका अपना जहाज भी क्रैश हो गया था और उन तरफ चले गए थे। आगे कहानी सबको पता है। लेकिन आज इस उड़ान के जरिए एक बार फिर ये साबित हो गया है कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस ड्यूटी पर है और वो अपना काम कर रहे हैं ठीक से। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि विंग कमांडर अभिनंदन की मूंछों का जो एक स्टाइल था, वो आज देखने को नहीं मिला। जो उनका सिग्नेचर जो स्टाइल था उनकी मूंछों का, वो आज देखने को नहीं मिला। उन्होंने कुछ चेंज किया अपने स्टाइल को, लेकिन उनके जज्बे में कोई बदलाव नहीं है। वो उसी जज्बे के साथ हमको दिखाई दिए पठानकोट में, जब उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ उड़ान भरी।
बिल्कुल शैलेंद्र, और काफ़ी खुशी की बात है विंग कमांडर अभिनंदन के लिए और पूरे मुल्क के लिए भी कि अब जो है विंग कमांडर जो है फिर से उड़ान भर लिए। उन्होंने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी उन्होंने, और अब विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ान भरने के बाद अब लैंडिंग कर ली है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें विंग कमांडर अभिनंदन ने पठानकोट एयरबेस से MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी और अब उन्होंने लैंडिंग भी कर ली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन ने, जिसके दौरान उनका तैयारा भी गिर गया था, और अब जो है उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी और साथ ही अब लैंडिंग भी हो चुकी है। पठानकोट एयरबेस से MiG-21 तैयारे की जो है उड़ान भरी गई। विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ान भरी है। नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन लैंडिंग के बाद जो है आ रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीर है MiG-21 तैयारे की जिससे उड़ान भरी है विंग कमांडर अभिनंदन ने। पठानकोट एयरबेस के उड़ान भरी है विंग कमांडर अभिनंदन ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने के बाद से आज जो है विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही तैयारा है जिससे विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ान भरी। ये तैयारा है MiG-21 तैयारा जिससे पठानकोट एयरबेस से अभिनंदन ने उड़ान भरी। लैंडिंग भी हो चुकी है। तस्वीरें आप रास्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन में, जिस दौरान उनका भी तैयारा गिर गया था, लेकिन अब उसके बाद से आज जो है विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी। पाकिस्तान का तैयारा गिराने के बाद से आज जो है विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी और लैंडिंग भी हो चुकी है। आज विंग कमांडर अभिनंदन का लुक भले ही अलग दिख रहा हो, उनका लुक जो है पहले से अलग नजर आ रहा हो, पर उनके हौसले आज भी उतने ही बुलंद देखने को मिल रहे हैं। फजाइये के सरबराह के साथ विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 तैयारे से उड़ान भरी। एक अलग लुक, पर जज्बा बिल्कुल वही। तस्वीरें देख सकते हैं आप MiG-21 तैयारे के साथ विंग कमांडर अभिनंदन। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।